क्या हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में भी बिल्कुल शांत कैसे रहते हैं, जबकि हम छोटी छोटी बातों पर ही स्ट्रेस में आ जाते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम मन की इस उलझन को गहराई से समझेंगे और सीखेंगे कि अपने भावनाओं का मास्टर कैसे बना जाए। तो चलिए सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पर, जैसे ट्रैफिक या किसी के एक मामूली से कमेंट पर, इतना भारी तनाव ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी स्थिति में एकदम कूल रहते हैं? क्या हमारे दिमाग की बनावट में ही कोई सीक्रेट छिपा है? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम थिबॉट म्यूरिस की शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस के इनसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये किताब हमें बिल्कुल जड़ तक ले जाती है और समझाती है कि असल में ये भावनाएं या इमोशंस होते क्या हैं और वे हम पर इतना हावी क्यों हो जाते हैं। अब इसे समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट सर्वाइवल मशीन है। प्राचीन काल में इसका इकलौता काम बस इंसानों को किसी भी तरह जंगली जानवरों और खतरों से बचाकर जिंदा रखना था। और सच बताऊं तो हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। अब इस दिलचस्प अंतर को देखिए। हजारों साल पहले इंसानों को हर पल जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पीछे कोई शेर तो नहीं भाग रहा है। आज हम रिजेक्शन या ऑफिस की आलोचना जैसी चीजों का सामना करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो आज भी एक छोटी सी आलोचना को किसी जानलेवा खतरे की तरह ही ट्रीट करता है। चूंकि दिमाग का ये पुराना सॉफ्टवेयर अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, इसलिए इसमें नेगेटिविटी बायस गहराई से बसा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमेशा सबसे पहले नेगेटिव चीजों को स्कैन करता है ताकि हमें बचा सके। इसीलिए वर्क प्लेस पर मिला एक छोटा सा नेगेटिव फीडबैक भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जान पर बनाई हो। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लेखक को अपनी किताब के लिए 50 5 स्टार रिव्यू मिलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक 1 स्टार रिव्यू आ जाए तो उसका दिमाग पूरी तरह से उसी एक नेगेटिव रिव्यू पर अटक जाएगा। बाकी के 50 अच्छे रिव्यू जैसे गायब ही हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग उस एक बुराई को सर्वाइवल के लिए खतरा मान लेता है। ईगो और हमारी पहचान, हमारे भीतर का संघर्ष। चलिए देखते हैं कि ये नेगेटिविटी हमारे अंदर के ईगो के साथ मिलकर कैसे एक बड़ा आंतरिक संघर्ष पैदा करती है। यहाँ ईगो या अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। इस संदर्भ में ईगो हमारे मन द्वारा बनाई गई एक पहचान है। इसका अपना कोई ठोस रूप नहीं होता, ये बस जिंदा रहने के लिए बाहरी चीजों से चिपके रहने पर निर्भर करता है। ईगो को खुद को बनाए रखने के लिए किसी न किसी पहचान की सख्त जरूरत होती है। इसलिए ये भौतिक चीजों, हमारे शरीर, हमारे दोस्तों, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं से खुद को जोड़ लेता है। उसे हमेशा खुद को सही और श्रेष्ठ साबित करना होता है। अब यहीं से असल समस्या शुरू होती है। जब इन बाहरी चीजों या मान्यताओं पर जरा सी भी ठेस पहुंचती है तो ईगो बहुत ही तीव्र नकारात्मक भावनाओं के साथ रिएक्ट करता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अपनी पहचान ही मिट रही है। और सच कहें तो हमारे ज्यादातर दुखों का कारण यही अटैचमेंट होता है। और फिर ये खुद की बनाई नकारात्मक भावनाएं 3 स्टेप्स की साइकिल में विशाल रूप ले लेती हैं। सबसे पहले हम किसी घटना का अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। दूसरा, हम उस विचार से अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं। और तीसरा, हम उसी विचार को अपने दिमाग में बार बार लूप में दोहराते रहते हैं, जिससे राई का पहाड़ बन जाता है। भावनाएं अस्थाई मेहमान। तो अब सवाल है कि इस चक्र को कैसे तोड़ें? चलिए उस समाधान की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी उलझन को सुलझा देता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नकारात्मक भावनाएं अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये बिल्कुल हमारे शारीरिक दर्द की तरह ही काम करती हैं। जैसे चोट का दर्द हमें बताता है कि शरीर को आराम की जरूरत है, वैसे ही नेगेटिव इमोशंस ये इशारा करते हैं कि हमारी सोच या स्थिति में कुछ बदलने की सख्त जरूरत है। ये बात असल में सबसे बड़ी और आजाद करने वाली सच्चाई को सामने रखती है। हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम केवल भावनाओं का अनुभव करते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही उदासी या गुस्सा भी बस अस्थाई मेहमान हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं। खुद को भावनाओं से अलग करने का एक शानदार तरीका ये है कि हम उन्हें उन कपड़ों की तरह देखें जो हम पहनते हैं। कपड़े अस्थायी होते हैं, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, और जब वो हमारे किसी काम के नहीं रहते तो हम उन्हें बड़ी आसानी से बदल सकते हैं।
तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ विदा लेते हैं। जब हम जान गए हैं कि भावनाएं केवल अस्थायी कपड़े हैं, तो आज हम कौन से भावनात्मक कपड़े चुनना पसंद करेंगे? तनाव और गुस्से के, या फिर शांति और खुशी के? याद रखिए, ये चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। नमस्ते और हमारे इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी भावनाएं या इमोशंस बस अचानक से कहीं से आ जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, हमारी वो माइक्रो हैबिट्स असल में हमारे पूरे मूड की चाबी हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प साइंस को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या भावनाएं सच में अपने आप पैदा होती हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि गुस्सा, खुशी या उदासी बस यूं ही बिना किसी वजह के प्रकट हो जाती है। लेकिन सोचिए, क्या सच में ऐसा है, या फिर बैकग्राउंड में कोई छिपा हुआ सिस्टम काम कर रहा है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। असलियत ये है कि हमारे इमोशंस हवा से नहीं आते। ये हमारी शारीरिक बातचीत करने के तरीके और हमारे आसपास के माहौल का सीधा सीधा रिजल्ट होते हैं। पूरे दिन में हम जो भी छोटे छोटे चुनाव करते हैं ना, वही हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि बॉस, अब हमें कैसा महसूस करना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 4 बहुत ही सिंपल हिस्सों में बांटा है। पहला, हम देखेंगे भावनाओं की असली सच्चाई। फिर बात करेंगे हमारे शरीर और नींद के प्रभाव पर। तीसरा हिस्सा होगा हमारे शब्दों की ताकत के बारे में, और आखिर में हम देखेंगे कि बाहरी वातावरण और संगीत हमारे मूड को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, भावनाओं की असली सच्चाई। और ये जो आदत और भावनाओं का लूप है उसे समझते हैं। देखिए, अगर हम सर्वाइवल के लिए जरूरी बेसिक रिफ्लेक्सेस को छोड़ दें तो हमारी ज्यादातर भावनाएं पूरी तरह से हमारी अपनी ही बनाई हुई होती हैं। है ना कमाल की बात? आज की इस चर्चा के लिए हमने थिबॉल्ट म्यूरिस की बेहद शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस का सहारा लिया है। ये किताब हमें बहुत ही गहराई से समझाती है कि आखिर फीलिंग्स शुरू कहाँ से होती हैं। और यकीन मानिए, जब हमें एक बार ये समझ आ जाता है कि हमारी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, तो हम उनके उस रहस्यमयी जादू का शिकार होने से बच जाते हैं। इमोशंस कोई जादू नहीं है, बस एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। अब आते हैं अपने दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, हमारा शरीर और नींद, यानी हमारा बायोलॉजिकल इंजन। हमारी जो बेसिक बायोलॉजिकल जरूरतें हैं, जैसे हमारी नींद और यहां तक कि हमारे बैठने या खड़े होने का तरीका भी, ये सब हमारे दिमाग के लिए एक इंजन की तरह काम करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 घंटे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। रैंड यूरोप की एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई रात में 6 घंटे से कम सोता है तो उसकी मृत्यु दर का जोखिम 13% तक बढ़ जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। नींद की कमी हमारे दिमाग से सकारात्मकता या पॉजिटिविटी को बिल्कुल चूस लेती है। मतलब नींद की कमी का नुकसान सिर्फ इतना नहीं है कि आपको उबासी आएगी या थकान लगेगी। ये साइंटिफिकली हमारे दिमाग को किसी भी अच्छी चीज का मजा लेने से रोक देती है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता। और अगर इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ नींद की कमी की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग $411 बिलियन का नुकसान होता है। सोचिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। अब नींद से आगे बढ़कर जरा अपने शरीर की बात करते हैं, जो हमारे मूड को मिनटों में बदल सकता है। हार्वर्ड की एक साइकोलॉजिस्ट हैं एमी कडी, उनका शोध यहाँ बहुत काम आता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप शीशे के सामने खड़े हैं, बिल्कुल सीना तान कर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम किसी सुपर हीरो की तरह। पता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इस पोज में खड़े रहने का असर किसी जादू से कम नहीं होता। अब जो बात वाकई दिमाग हिला देने वाली है वो है इसके पीछे का डेटा। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी बॉडी और माइंड आपस में कैसे जुड़े हैं। सिर्फ वो हाई पावर पोज अपनाने से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 25% तक बढ़ जाता है और स्ट्रेस देने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन 10% नीचे गिर जाता है। इसके उलट अगर आप सिकुड़कर या झुककर खड़े होते हैं तो तनाव बढ़ता है। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ अपना पोस्चर बदलकर आप अपने शरीर का पूरा केमिकल बैलेंस बदल सकते हैं। चलिए अब शरीर से थोड़ा ऊपर उठते हैं और अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है हमारे शब्दों की ताकत, हमारा मेंटल स्टीयरिंग व्हील। हम जो भी शब्द बोलते हैं ना, वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारी भावनाओं को दिशा देने वाले स्टीयरिंग व्हील हैं।
हमारी डिक्शनरी, हमारी वोकैबुलरी ही ये तय करती है कि हम अंदर से कैसा महसूस करेंगे। जरा शब्दों के इस फर्क पर गौर कीजिए। जब हम कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा या मुझे उम्मीद है, तो इसमें एक हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब आप इनकी जगह मैं ये करूंगा, बिल्कुल या डेफिनेटली जैसे सॉलिड शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अंदर से तुरंत कॉन्फिडेंस की एक लहर दौड़ जाती है। झिझक वाले शब्द हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि पक्के और कॉन्फिडेंट शब्द हमारे अंदर गजब की ऊर्जा भर देते हैं। और जब इन्हीं शक्तिशाली शब्दों को हम अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं, तो इन्हें पॉजिटिव एफर्मेशंस या सकारात्मक कथन कहा जाता है। इसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का जिम वर्कआउट समझ सकते हैं। जब हम इन दमदार वाक्यों को रोज दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग इन्हें सच मान लेता है, और फिर हमारा जो डिफॉल्ट मूड है ना, वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा रहता है। तो अंदर की दुनिया सेट करने के बाद अब जरा बाहर की दुनिया पर भी नजर डालते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है बाहरी वातावरण और संगीत, यानी हमारा बाहरी ईंधन। हम किस तरह की जगह पर रहते हैं, क्या देखते सुनते हैं, ये सब हमारे इमोशनल इंजन के लिए एकदम पेट्रोल का काम करते हैं। आपने कंप्यूटिंग का वो GIGO रूल तो सुना ही होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा कचरा अंदर डालोगे वैसा ही बाहर आएगा। ये सिद्धांत हमारे दिमाग पर भी पूरी तरह फिट बैठता है। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें डालेंगे, तो ये तो पक्का है कि हमारा मूड और हमारे इमोशंस भी नेगेटिव ही बाहर आएंगे। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह हमारी सारी एनर्जी सोख लेती हैं। जैसे एक बहुत ही बिखरी हुई गंदी सी डेस्क आपकी काम करने की सारी प्रेरणा खत्म कर सकती है। वहीं अगर आप सिर्फ अपना कमरा साफ कर लें, तो तुरंत एक फ्रेश एनर्जी फील होती है। इसके अलावा बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना या टीवी से चिपके रहना, ये सब धीरे धीरे हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। और एक और बहुत ही जरूरी बात, हमारे आसपास के लोगों का हमारी खुशी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जिम रॉन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बात एकदम सच है। पॉजिटिव लोग हमेशा ऊपर उठाते हैं, और नेगेटिव लोग वो हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं 12 मिनट के इस जादुई कंसेप्ट की। बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में हैं, खिड़की से एकदम ब्राइट चमकीली धूप आ रही है और बैकग्राउंड में आपका फेवरेट एकदम रिफ्रेशिंग म्यूजिक बज रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 मिनट का ये माहौल आपका पूरा दिन बदल सकता है। जी हाँ, साइंस ने ये साबित किया है कि अगर आप सिर्फ 12 मिनट के लिए भी कोई अच्छी पॉजिटिव सी प्लेलिस्ट सुनते हैं, तो ये फिजिकली आपके मूड को लिफ्ट कर देता है। 2014 के कुछ शोध बताते हैं कि इससे टेंशन और एंजाइटी काफी हद तक कम हो जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पेन स्टेट की एक स्टडी बताती है कि म्यूजिक का जॉनर चाहे कोई भी हो, रॉक हो, जैज हो या क्लासिकल, बस वो आपको अच्छा फील कराना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अगर खुश रहना है, तो हमें अपने शरीर, अपने शब्दों और अपने माहौल को पॉजिटिव बनाना ही होगा। तो अब जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपनी खुद की खुशी डिजाइन करने के लिए, अपने इमोशंस के डिफॉल्ट मोड को बदलने के लिए आज आप अपनी कौन सी एक छोटी सी आदत बदलने वाले हैं? याद रखिए, स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से आपके हाथ में है। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर एक जादुई चमकती हुई नोटबुक है। हम इसमें जो भी लिखते हैं ना, वही हमारी असल जिंदगी का अनुभव बन जाता है। हमारी सारी मानसिक कहानियां, सुख दुख, सब कुछ यहीं दर्ज होता है। तो आज हम इसी नोटबुक के रहस्यों को खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हम अपनी भावनाओं के पन्नों को खुद कैसे पलट सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी पर बात करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि भावनाएं अचानक आने वाले किसी तूफान की तरह होती हैं, जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता। ऐसा लगता है कि बस वो आईं और हम पर हावी हो गईं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। असल में भावनाएं अचानक से पैदा नहीं होती, बल्कि हम खुद उन्हें बनाते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? पर यही सच्चाई है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा का आधार थिबॉर्ड म्यूरिस की एक बहुत ही शानदार किताब है, मास्टर योर इमोशंस। ये किताब सीधे इस बात की जड़ तक जाती है कि हमारी नकारात्मक भावनाएं आखिर आती कहाँ से हैं और ये कैसे काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। इसकी मदद से हम समझेंगे कि भावनाओं के पीछे का असली विज्ञान क्या है
और उस जादुई नोटबुक का इस्तेमाल हम अपने हक में कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। बाहरी घटनाएं अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल यानी तटस्थ होती हैं। वो ना तो अच्छी होती हैं और ना ही बुरी। सारी गड़बड़ तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग उन घटनाओं की अपने हिसाब से व्याख्या करता है। जब हमारी उस जादुई नोटबुक में किसी घटना का कोई नेगेटिव मतलब लिख दिया जाता है ना, तो बस वहीं से काले तूफानी बादल घिरने लगते हैं। सोचिए, बारिश होना एक किसान के लिए तो वरदान है, लेकिन पिकनिक पर गए किसी इंसान के लिए वही बारिश एक मुसीबत बन जाती है। घटना तो एक ही है, फर्क सिर्फ हमारी व्याख्या का है। और यहीं से एक बहुत ही खास फॉर्मूला निकल कर आता है, द इमोशनल फॉर्मूला। यह हमें साफ साफ बताता है कि कैसे एक पल भर का विचार एक बहुत भारी भावनात्मक बोझ में बदल जाता है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करता है: इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, प्लस आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, प्लस रिपीटेशन यानी दोहराव, और ये तीनों मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन या कह लीजिए एक मजबूत भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें तो हम किसी भी नकारात्मक भावना की बिल्कुल जड़ तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज है इंटरप्रिटेशन, यानी जब हम किसी घटना को अपनी समझ या कहानी के हिसाब से कोई अर्थ दे देते हैं। दूसरा कदम है आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही कोई विचार आता है, हम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि यही मेरी सच्चाई है। और तीसरा है रेपिटेशन, मतलब उसी विचार को बार बार लगातार अपने दिमाग में चलाते रहना। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर हम इस पूरे समीकरण में से किसी एक हिस्से को भी हटा देना, तो वो नकारात्मक भावना अपनी सारी ताकत खो देती है और वो भारी तूफानी बादल छड़ने लगता है। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए काम करते वक्त कोई गलती हो गई। अब अगर दिमाग ये तय कर ले कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो ये हो गई इंटरप्रिटेशन। और अगर हम इसी विचार को अपनी पहचान बना लें और इसे बार बार दोहराने लगें, तो सोचिए क्या होगा। ये बिल्कुल उन काले तूफानी बादलों को एक बंद कांच के जार में कैद करने जैसा है। जार के अंदर का दबाव बस बढ़ता ही जाता है और हम खुद को उस नेगेटिविटी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। ये जो विचारों का लगातार दोहराव है और उनसे अपनी पहचान को जोड़ लेना है ना, यही हमारे अंदर शर्म और अपराध बोध जैसी बहुत गहरी भावनाओं को जन्म देता है। इसकी वजह से बिल्कुल साधारण से लगने वाले विचार भी हमारे दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। जितनी बार हम उस नकारात्मक विचार को दोहराते हैं, वो कांच का जार उतना ही ऊपर तक बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल फूटने की कगार तक। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन खतरनाक भाषाई जाल को देखना जरूरी है। इन दो वाक्यों के बीच के विशाल मनोवैज्ञानिक अंतर पर गौर करते हैं। मैं उदास हूँ कहना, ये पूरी तरह से उस भावना को अपनी पहचान बना लेना है। इसे ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन मैं उदास महसूस कर रहा हूँ कहना एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उस भावना को बस एक अस्थायी स्थिति मान रहे हैं। ये खुद को भावना से अलग करने की तरफ पहला कदम है, जिसे डिटैचमेंट कहते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भावनाएं हमारी मूल पहचान बिल्कुल नहीं है। वो तो बस कपड़ों की तरह हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए पहनते हैं। क्या हम अपने पहने हुए कपड़ों को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उन्हें रोज बदलते हैं। ठीक इसी तरह अगर आज उदासी या गुस्से के कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा इन्हीं कपड़ों में रहना है। हमें इन भावनाओं से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी पॉइंट पर हैल ड्वॉस्किन का एक बहुत ही प्रभावशाली कोट हमें सीधा समाधान की तरफ ले जाता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, भावनाएं सिर्फ भावनाएं हैं। वे हमारी पहचान नहीं है, वे तथ्य नहीं है और हम उन्हें जाने दे सकते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जिस कांच के जार में हमने उन तूफानी बादलों को कैद कर रखा है ना, उसका ढक्कन आराम से खोला जा सकता है। हम उस भारी दबाव से आजाद हो सकते हैं। और बस यहीं से लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला की शुरुआत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाकर किसी मजबूत तिजोरी में बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाओं को दबाना दरअसल ऊर्जा के प्राकृतिक बहाव को रोकने जैसा है। ये उन तूफानी बादलों को उस जार के अंदर और भी ज्यादा सघन और खतरनाक बना देता है। सही तरीका भावनाओं से लड़ना या उन्हें दबाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का रास्ता देना है। तो सवाल ये उठता है कि उस जार का ढक्कन आखिर खोला कैसे जाए। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप तरीका है सिडोना मेथड। इसे ऐसे करते हैं, सबसे पहले जो भी भावना महसूस हो रही है बस उस पर ध्यान दें। फिर खुद से पूछें, क्या मैं इस भावना को अभी जाने दे सकता हूँ?
फिर पूछें, क्या मैं सच में ऐसा करूंगा? और आखिरी सवाल है, कब? और इसका सबसे शक्तिशाली और असरदार जवाब है, अभी। ये छोटी सी प्रक्रिया हमें अपनी भावनाओं को सचेत रूप से आजाद करने की गजब की ताकत देती है। इस पूरी प्रक्रिया का एक बेहद अहम हिस्सा है खुद को उस कहानी से अलग कर लेना। हमें अपनी ही भावनाओं का बस एक दर्शक, एक ऑब्जर्वर बनना है। शरीर में भावना कहाँ महसूस हो रही है, बस उसे पहचाने, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो ड्रामा या कहानी बुनी गई है उसमें बिल्कुल शामिल ना हो। जैसे ही हम उस कहानी से खुद को अलग कर लेते हैं ना, भावना तुरंत अपनी ताकत खोने लगती है। जरा विजुअलाइज कीजिए कि जब ये अलगाव होता है तो क्या नजारा होता होगा। जैसे ही उस जार का ढक्कन खुलता है, अंदर कैद वो काले तूफानी बादल हवा में आजाद हो जाते हैं, और जैसे ही वो आजाद होते हैं, वो जादुई तरीके से जीवंत और चमकती हुई खूबसूरत तितलियों में बदल जाते हैं। ये उस रुकी हुई ऊर्जा के आजाद होने और सकारात्मकता में बदलने का एक बहुत ही प्यारा प्रतीक है। जो भावना पहले एक बहुत बड़ा बोझ लग रही थी, वो अब हल्की होकर उड़ चुकी है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? एक बार जब हम उस नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर देते हैं, तो हम उसी इमोशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सकारात्मक भावनाओं को जानबूझकर बना सकते हैं। हम ये खुद तय कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है। फिर हम अच्छी और सकारात्मक घटनाओं की कल्पना कर सकते हैं, उस बेहतरीन भावना से जुड़ सकते हैं और उसका रोजाना अभ्यास कर सकते हैं। मतलब हम उसी जादुई नोटबुक में अपनी पसंद की एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो इन सारी बातों का सबसे अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे दिमाग की वो जादुई नोटबुक किसी और की नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी अपनी है। हमारे पास ये अद्भुत क्षमता है कि हम उन पुरानी, हमें पीछे धकेलने वाली मान्यताओं और भावनाओं पर क्रॉस लगा सकें और एक बिल्कुल नई कहानी लिख सकें। एक ऐसी कहानी जो हमारे विकास और हमारी मानसिक शांति में हमारी मदद करे। इस एक्सप्लेनर के अंत में आइए हम सब एक बहुत ही पावरफुल सवाल खुद से पूछें। उस कांच के जार में हमने अनजाने में ऐसा क्या क्या कैद कर रखा है? आज हम किस भावना को आजाद करेंगे? किस तूफानी बादल को खूबसूरत तितलियों में बदलेंगे? ये सारी शक्ति हमारे ही हाथों में है, और इसकी शुरुआत होती है लेट गो करने की कला से। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस नई समझ का पूरा इस्तेमाल करें और अपनी भावनाओं के मास्टर बने। इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमारी जो सबसे गहरी और डरावनी भावनाएं होती है ना, उन्हें हम अपनी पर्सनल ग्रोथ का एक पावरफुल टूल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीधे विषय पे आते हैं। हमारी आज की ये पूरी चर्चा थिबोत म्यूरिस की शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस के इर्द गिर्द घूमेगी। ये गाइड हमें बताती है कि नेगेटिविटी से कैसे पार पाना है और हमारी फीलिंग्स का असली नेचर क्या है। अब एक सवाल उठता है, अक्सर हम डर या जलन जैसी भावनाओं से ऐसे भागते हैं मानो वे किसी अंधेरे जंगल में छुपे कोई डरावने राक्षस हों, राइट? हम उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि असल में हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हों? सच तो यह है कि हमें इन भावनाओं को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। नकारात्मक भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे एक कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शारीरिक दर्द हमें बताता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, हमारा भावनात्मक कष्ट भी हमारे दिमाग के लिए एक बेहद जरूरी अलार्म है। तो आइए इस रास्ते पर मिलने वाले पहले राक्षस का सामना करते हैं, डर और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यहाँ सुरक्षा और अनजान चीजों के बीच का एक बहुत ही साफ अंतर देखा जा सकता है। अगर कोई बाहर कदम रखने से इनकार करता है तो वो जोखिमों से तो बच जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका विकास रुक जाता है, एक ठहराव आ जाता है। इसलिए अगर किसी नए काम को करने में डर लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंफर्ट जोन पीछे छूट रहा है, और यकीन मानिए यही विकास यानी ग्रोथ का पहला कदम है। और इसी बात पर यह मशहूर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि सच्चा साहस इस इंतजार में बैठे रहना नहीं है कि डर जादू से गायब हो जाएगा। हिम्मत डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर को पूरी तरह स्वीकार करना और उसके बावजूद एक्शन लेना है। लेकिन क्या हो जब ये डर इतना हावी हो जाए कि कोई काम ही ना हो पाए? यहीं से काम टालने यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पनपती है। अक्सर देखा जाता है कि हम काम टाल देते हैं, है ना? हम इसका दोष थकान या आलस पर मढ़ना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये आलस नहीं बल्कि अक्सर असफलता का डर होता है।
हमारा दिमाग बहुत चालाक है। जब कोई काम चुनौतीपूर्ण लगता है तो यह हमें यकीन दिला देता है कि खराब काम करने से तो बेहतर है कुछ किया ही न जाए। तो इस लकवे जैसी स्थिति से बाहर कैसे आएं? इसके लिए कमाल की और बहुत ही आसान तकनीक है, 5 सेकंड का नियम। इस टाल-मटोल के चक्र को तोड़ने के लिए मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल अपनाया जा सकता है। जब भी कोई जरूरी काम याद आए, बस मन में 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिननी है। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लेना है। ये उल्टी गिनती उस हिचकिचाहट को बीच में ही रोक देती है, इससे पहले कि हमारा दिमाग हमें कोई नया बहाना दे दे। और अगर बहाना ये हो कि अरे आज तो बहुत थकान है, तो डेविड गॉगिन्स का 40% का नियम याद रखना चाहिए। ये नियम कहता है कि जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है और हार मान लेनी चाहिए, तब भी हम वास्तव में अपनी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार हमारे अंदर बाकी होता है। चलिए अब हमारी सबसे गलत समझी जाने वाली भावना की तरफ बढ़ते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में जलन या जेलसी। मशहूर लेखिका सूजन केन का ही उदाहरण लेते हैं। जब वो एक वकील थीं तो उन्हें कभी भी सफल वकीलों से जलन नहीं हुई। उन्हें जलन होती थी तो लेखकों और मनोवैज्ञानिकों से। इससे क्या पता चलता है? यही कि अगर जलन महसूस होती है तो उसे एक दिशा निर्देश मानना चाहिए। जलन असल में ये बताती है कि एक इंसान वास्तव में अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहता है। अब अहम बात यह है कि जलन अक्सर अभाव की मानसिकता यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट से पैदा होती है। ये सोचना कि दुनिया में सफलता सीमित है। लेकिन जैसे ही हम प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं, नजरिया बदल जाता है। किसी दूसरे की सफलता इस बात का पक्का प्रमाण बन जाती है कि वो लक्ष्य हमारे लिए भी संभव है। इसीलिए दूसरों से खुद की तुलना करने के बजाय अपने कल से अपने आज की तुलना करना ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अगर जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कंट्रोल करने की हद तक पहुंच जाए तो ये फिर कोई मार्गदर्शक नहीं रहती। रिश्तों में हर बात पर शक करना या बिना बात के धोखे की कल्पना करना इस बात का एक साफ संकेत है कि अब अपनी ही आंतरिक असुरक्षाओं और आत्मसम्मान की कमी पर काम करने का वक्त आ गया है। तो इन सभी विचारों को समेटते हुए हम अंतिम चरण पर आते हैं, अपनी इन छिपी हुई भावनाओं को पूरी तरह से अपनाना। ग्रोथ के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भावनाएं बस बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। मानसिक तकलीफ दरअसल हमारी अपनी ही बनाई हुई कहानियों से पैदा होती है। इसलिए अगर सही मायने में आगे बढ़ना है तो दूसरों पर दोष मढ़ना बंद करना होगा, पुराने बहानों को पीछे छोड़ना होगा, अपनी मोटिवेशन को समझना होगा और हर दिन कुछ अच्छी नई आदतें बनानी होंगी। भावनाओं की असल प्रकृति बड़ी दिलचस्प है। हम खुद को जो नेगेटिव कहानियां सुनाते हैं, कोई भावना उससे जितना ज्यादा मेल खाती है उसका असर उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू भी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन कहानियों को बदलने और खुद को आजाद करने की पूरी चाबी हमारे ही हाथ में है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब वही पुराना डर, काम टालने की आदत या जलन महसूस होगी, तो क्या वहां से भाग जाना सही होगा या फिर उसे गले लगाकर यह समझना बेहतर होगा कि वो कौन सा नया रास्ता दिखा रही है? हमेशा याद रखें, जब हम अपनी भावनाओं के संदेश को गहराई से समझ लेते हैं तो वे हमें रोकने के बजाय आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं। नमस्कार। मास्टर योर इमोशंस के इस खास विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आप सभी का स्वागत है। सच कहूं तो इस पूरी किताब के शानदार सफर के बाद आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जिसे भावनाओं की महारत का एक शांत शिखर कहा जा सकता है। आज हम उन सभी कमाल के विचारों को एक साथ समेटने वाले हैं जो इस पूरी सीरीज में सीखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावरफुल निष्कर्ष की शुरुआत करते हैं जो सोचने और महसूस करने के तरीके को सच में हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उस बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो अक्सर दिमाग में आती है। पूरी किताब के सफर के बाद मेरी व्यक्तिगत राय में सबसे बड़ी सीख ये है कि भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब कोई भावनाहीन रोबोट बनना बिल्कुल नहीं है। अक्सर सोचा जाता है कि अगर इमोशंस कंट्रोल कर लिए तो क्या कुछ महसूस ही नहीं होगा। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसका असली मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, यानी एक बहुत ही गहरी आत्म जागरूकता को जगाना। ये भावनाओं को जबरदस्ती दबाने का खेल नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचे शांत नजरिए से देखने की कला है।
अब ये सेल्फ अवेयरनेस असल में है क्या? बड़ा दिलचस्प है ये। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे विचारों और भावनाओं को बिना कोई पर्सनल स्टोरी या अपनी तरफ से कोई मसाला जोड़े बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखने की क्षमता है। होता क्या है ना, अक्सर भावनाओं के साथ एक पूरी कहानी बुन ली जाती है और यहीं से सारी मेंटल टेंशन शुरू होती है। जैसे अगर कहीं दर्द है तो सोचा जाने लगता है, अरे यार क्या ये दर्द कभी ठीक होगा, काम कैसे चलेगा। देखा जाए तो ये कहानी ही असली विलेन है। अगर इस कहानी को हटा दें और सिर्फ उस भावना को ऑब्जर्व करें तो सही मायनों में जागरूक बना जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। भावनाओं को इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस, है ना। इसका सीधा सा मतलब है एनर्जी इन मोशन, यानी गतिमान ऊर्जा। सेल्फ हेल्प और मनोविज्ञान की ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी हर भावना, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या तनाव, सिर्फ ऊर्जा का एक रूप है जो हमें कुछ बताने आती है। जब इन भावनाओं को दबाया जाता है तो इस नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर यही एनर्जी अंदर जमा होकर परेशान करती है। हर भावना एक मैसेज लेकर आती है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर का दर्द बताता है कि कहीं चोट लगी है, मानसिक दर्द ये बताता है कि विचारों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ महसूस किया जाता है, कभी बहुत ज्यादा खुशी, कभी उदासी, कभी भयंकर स्ट्रेस, तो कभी डर। लेकिन यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि ये सारी की सारी भावनाएं बस क्षणिक हैं, यानी टेम्परेरी हैं। ये आती हैं और चली जाती हैं। एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। अक्सर कहा जाता है मैं बहुत उदास हूँ, राइट? लेकिन तकनीकी रूप से ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका है ये कहना कि मुझे उदासी महसूस हो रही है। जब कहा जाता है कि मैं उदास हूँ तो उस उदासी को अपनी पहचान बना लिया जाता है, जबकि असल में ये भावनाएं तो बस कुछ समय के लिए पहने गए कपड़ों की तरह होती हैं, जिन्हें कभी भी बदला जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी भावनाओं का शिकार होने के बजाय उनका दर्शक, ऑब्जर्वर बनना चाहिए। होता क्या है कि फीलिंग्स के साथ इतना ज्यादा जुड़ाव हो जाता है कि बिल्कुल बेबस महसूस होने लगता है, एक विक्टिम की तरह। लेकिन जरा सोचिए, जब एक दर्शक बन जाते हैं तो इन भावनाओं को चुपचाप आते और जाते हुए देखा जा सकता है, बिना उनके बहाव में बहे। खुद से कहा जा सकता है, अच्छा तो अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, और बस उसे शांति से देखा जा सकता है। कमाल की बात यह है कि जैसे ही ये दर्शक वाली भूमिका अपनाई जाती है, उस भावना की आधी ताकत तो वैसे ही खत्म हो जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एक बेहद खूबसूरत कोट में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं। वे हमारे जैसी लग सकती हैं, लेकिन वे जल्द ही आसमान में बादलों की तरह गायब हो जाएंगी। क्या गजब का रूपक है ये। सोचिए, आसमान में बादल आते हैं, एकदम काले हो जाते हैं, झमाझम बारिश करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो सूरज है वो तो हमेशा वहीं रहता है ना, भले ही वो थोड़ी देर के लिए बादलों के पीछे छिप गया हो। बस हमारी भावनाएं वे बादल हैं और हमारी सच्ची चेतना, हमारा असली सेल्फ, वो चमकता हुआ सूरज है। बादल कभी भी आसमान का परमानेंट हिस्सा नहीं होते। और यही बात एक बेहद ही पावरफुल माइंडसेट की तरफ ले जाती है, 100% जिम्मेदारी। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी खुशी और हमारी शांति की 100% जिम्मेदारी हमारी अपनी है, तो दुनिया की कोई भी बाहरी घटना हमें तोड़ नहीं सकती। अक्सर क्या होता है, कहा जाता है उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया या उसने मेरा मूड खराब कर दिया। लेकिन जिस पल ये 100% जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली जाती है, चारों ओर एक ऐसा अटूट शील्ड बन जाता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। हमारी शांति अब किसी और के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि जिंदगी में प्राथमिकताएं कैसे तय करनी चाहिए। जब किसी के प्रति मन में कड़वाहट या नाराजगी पाले रखी जाती है तो असल में क्या हो रहा होता है, अपनी ही शांति की बलि चढ़ाई जा रही होती है। जैसे वो मशहूर विचार है ना कि नफरत करना एक ऐसा जहर पीने जैसा है जो खुद भी आ जाता है और उम्मीद की जाती है कि दुश्मन मर जाए। बिल्कुल बेमानी है। पुरानी नाराजगी को छोड़ना किसी और पर एहसान नहीं है, बल्कि ये खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। यकीन मानिए, दिमागी शांति दुनिया के किसी भी बहस को जीतने से कहीं ज्यादा कीमती है। इस पूरी सीरीज का सबसे गहरा, सबसे इमोशनल मैसेज बस यही है। देखिए, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी बहुत ज्यादा डर लगेगा, कभी गहरी निराशा होगी, तो कभी खुशी से आसमान में उड़ने का मन करेगा। भावनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन आप हमेशा वही रहेंगे। इस पूरे शोर शराबे के बीच जो सच्चा स्वरूप है, वो जो इन सभी भावनाओं को चुपचाप देख रहा है, वो हमेशा अडिग रहेगा। हमारी चेतना हमेशा वही रहेगी, हमेशा। और सच कहूं तो यही वो बात है जो सबसे ज्यादा सुकून देती है।
तो अब एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर ये समझ आ गया है कि भावनाएं सिर्फ ऊर्जा हैं, तो अपनी भावनाओं का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? क्या गुस्से या हताशा में डूबने के बजाय उस एनर्जी का इस्तेमाल जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। भावनाएं रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। अगर उनकी बात ध्यान से सुनी जाए, उनसे सीखा जाए, तो उस ऊर्जा को पर्सनल ग्रोथ की तरफ बड़ी आसानी से मोड़ा जा सकता है। इस किताब पर आधारित विश्लेषण के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों ने वाकई एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल गाइड दी है, जिससे नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है और अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज से अपने ही बारे में बहुत कुछ नया और कमाल का सीखा गया होगा। इस सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनर और इस किताब की सीख पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपनी भावनाओं के मास्टर बन सकें। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ, लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, अगर आज हमारी सबसे नेगेटिव भावना भी सिर्फ एक छिपी हुई ऊर्जा है, तो कल हम उस ऊर्जा से क्या नया और बेहतरीन निर्माण करने वाले हैं।